ऑर्डर होता है कराची में कि इस बिल्डिंग को तोड़ दें, एक ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को कि उसको रेगुलाइज कर दें, एक ऑर्डर होता है बनी गाला उसको रेगुलाइज कर दें। हुकूमत नहीं करवा सकती, हमारा इससे मेरी अपील यही है, अब जजेस के पास एक मौका है, उनकी इज्जत में इजाफा। 25-26 लोग हमारे साथ राब्ते में थे, न सिर्फ अब्सटेन करने को तैयार हैं बल्कि हम सामने वोट उनके खिलाफ जो है वो देने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, हबीब जावेद का बड़ा मशहूर शेर है कि सरसब्ज़ वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, और जो इसका काबिल गौर शेर का हिस्सा वो है इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। तो शेर का ये हिस्सा इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं बहुत सारे आजकल जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर उन पर फिट आता है। अगर हम बात करें कराची के नस्ला टावर की, तो यहाँ तमाम ही पोलिटिकल पार्टीज़ जो कि स्टेक होल्डर हैं कराची की, वो सारी मैदान में आ गई हैं उन 44 मुतासरा ख़ानदानों के साथ जो बेघर हो गए नस्ला टावर के गिराए जाने के अहकाम के बाद। लेकिन यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि सियासी तकरीरें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। ठीक, हमदर्दी के लिए बाहर ज़रूर आना चाहिए, सबका वोट बैंक भी है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा। पर्टिकुलरली अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, उनकी तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि करेंगे कंपनसेट, लेकिन कोई मोडालिटी सामने नहीं आई कि किस तरह से करेंगे कंपनसेट, कोई डिटेल सामने नहीं आ सकी है। बहरहाल दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ताजर हो गए, कराची के बिल्डर्स हो गए, तमाम जो शुबा है मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो लोग हैं वो सारे मैदान में आ गए हैं नस्ला टावर को बचाने के लिए, और पर्टिकुलरली जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए, उनके साथ सपोर्ट के लिए, उनके इज़हार यकजहती के लिए। तो इस मसले का क्या हल कोई निकल पाएगा? और नाज़रीन, हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की। जब हम बात करते हैं तो उन पर भी यही शेर फिट आता है कि इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। वो उनके अपने गम की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो जैसे साकिब निसार साहब की और मुबैना ऑडियोज़ हैं उस पर नून लीग क्या तो रही है कि जितने भी माजी के इंसिडेंट थे, एक एक वाक़या जो हुए रहनुमा हुए नून लीग के साथ, साकिब निसार साहब की जो तकरीर के अंदर से अल्फाज निकले हैं वो सब मुताबिकत रखते हैं, लेकिन वो अदालत नहीं जा रहे इस मामले को खुद लेकर, वो सिर्फ तकरीरें ही कर रहे हैं इस मामले पर और देख रहे हैं कि अदालत शायद खुद इस पर उसको नोटिस कोई ले ले। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई के मामले पर भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों के जो इक़दाम हैं ये भी इलाज गम नहीं कर रहे, फ़कत तकरीरें ही कर रहे हैं। क्या ये कुछ संजीदा सोल्यूशन को सामने लाएंगे? अब मुशीर ख़जाना की तकरीर सुने, वो कहते हैं सब अच्छा है, महंगाई मसला है लेकिन गुर्बत हमारा कोई मसला नहीं है, लोग देखें गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के ऊपर बड़ा रश है, वो इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। और नाज़रीन, फाइनली कोरोना की एक नई किस्म सामने आ गई है, ओमिक्रॉन नामी उसका जो नया वेरिएंट सामने आया है। पाकिस्तान ने आज 6 ममालिक पर, हांगकॉन्ग समेत सफरी पाबंदियाँ लगा दी अफ्रीकी ममालिक पर, और बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है हम सबको। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सबसे पहले ऑब्वियसली नस्ला टावर की बात करेंगे कि जहाँ पे आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कराची की स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ के बिल्डर्स हैं, ताजर हैं, वो आ गए हैं कि अब कराची के मामलात को ताजरों को शायद अपने हाथ में लेना पड़े, इस हद तक लोग आगे हैं। लेकिन जाहिर है कोई सलूशन होना चाहिए, कोई हल इसका सामने आना चाहिए कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि गिराया जाए, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंपनसेट कौन करेगा? बिल्डर तो नहीं करेगा, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो निकल गया है। तो सिंध गवर्नमेंट की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन्हें कंपनसेट करे? कैसे होगा ये मामला? जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हम देख रहे हैं बड़ी तकरीरें, बड़ा कुछ हो रहा है, सारे लोग वहाँ पे निकले हुए हैं। कल वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ मुतासरीन पे। ये मसला जो है, ये सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है, लोग निकलते चले आ रहे हैं, बिल्डर्स आ गए सामने, ताजर सामने आ गए, कोई हल इसका नहीं दे रहा, सिर्फ तकरीरें वहाँ पर ज़्यादा हम देख रहे हो रही हैं। जी, मैं तो इस्तदा करूंगा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो वहाँ एक मुंतखब सूबाई असम्बली मौजूद है। सबसे पहले वो जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बैठ कर सोचे कि क्या किसी कानून साजी के ज़रिए इस मामले का हल निकल सकता है, क्योंकि असल जो उसमें मुजरिम है, अगर ये जगह गैर कानूनी थी तो वो लोग थे जिन्होंने इस पर पहले उसको बेचा उस ज़मीन को, और फिर उसके ऊपर जो इमारत बनाई, उसकी सजा जो है वो मकीनों को देना, बिल्कुल वो ऑन द फेस ऑफ इट नाइंसाफी है। और ऐसे माहौल में जब इमरान खान साहब का जो बनी कराला का 300 कनाल का घर है वो सिर्फ 12 लाख में रेगुलराइज हो गया था, क्योंकि उस वक्त CDA ने उसके लिए कवानीन नए बना दिए थे।
तो कोई ऐसी कवानीन नए बनाकर जरूर रिलीफ देना चाहिए, या वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो असल में तो होटल बनना था लेकिन वो सारा रेजिडेंशियल हो गया, उसको भी वही सुप्रीम कोर्ट जो आज नस्ला टावर को गिराने की बात कर रहा है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा जी इतने अरब दे दें तो आप रेगुलराइज कर लें। या सबसे बड़ी मिसाल आधा कराची अब जो है नया बहरिया टाउन के हाथ में है, वो 450 अरब लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज कर दिया था इसी नाम पे कि जिन लोगों ने जो अवाम के कंज्यूमर्स हैं उन्होंने उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट उनसे ना छीनी जाए। तो ये एक सोल्यूशन है। और जो मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा है कि हमें तो आइन में और जमहूरियत का असूल तो ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जजेस की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें जो जुडिशियल अथॉरिटी अपनी जगह पर जरूर है, ठीक है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में ओवर रीच करके जबरदस्ती टीमें भिजवाते हैं कि देखें गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, उससे भी एक मसला पैदा होता है। तो मुझे तो यही सबसे बिलाखिर में यही कहूंगा कि जो पाकिस्तान की अदलिया है वो भी इस मामले को संजीदगी से ले, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इन्वॉल्व हैं और सिंध की हुकूमत और सिंध में मुंतखब नुमाइंदे भी इसका कोई इलाज करें ताकि ये सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो। ठीक है सर, क्यों नहीं सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मिलके एक मुश्तरका एक एप्लीकेशन डाल दें, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डाल दें कि हम सबका ये मामला है, आवाम के नुमाइंदे बन के चले जाएं। एक दूसरे के गिरबान तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पकड़े जाते हैं अपोजिशन में एक दूसरे की सियासी मैदान में। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आया है नस्ला टावर से मुतालिक, उसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा कि नस्ला टावर गिराने के लिए मजदूरों की तादाद दुगनी उन्होंने करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि कमिश्नर कराची को 200 मजदूरों की जगह 400 मजदूर लगाने की हिदायत उन्होंने की है और कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने की कार्रवाई 1 हफ्ते में यकीनी बनाएं और नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज भी बनाया जाए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के अपने तहरीरी फैसले में। अली मोहम्मद खान साहब, अगर हम सियासी बात करें तो ये जो नस्ला टावर है जिस इलाके में है, यहाँ से आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की नशिस्त पे कामयाबी हासिल की है। वोट बैंक ये बेसिकली आपका वोट बैंक है, आपके उसमें आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम करना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ब्लेम करना बिल्कुल ठीक है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ये कोताही थी कि ये सब कुछ हो रहा था, वो खामोश थे कि कैसे 780 यार्ड्स का जो प्लॉट है वो 1124 का हो गया। लेकिन अब इस मामले का सोल्यूशन ज़ाहिर है आप भी स्टेक होल्डर है इस मामले पे, आपकी पार्टी कुछ ज़्यादा हमें खामोशी नजर आ रही है इस मामले पे अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है ये। आम आवाम तो जो हैं वो बेचारे तो जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं, हर किसी को अपने सर के लिए कोई छत चाहिए, बच्चों के लिए कोई घर चाहिए, बिल्कुल, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा आम लोगों ने। और जाहिर है इस तरह के टावर्स में जो रहते हैं वो जो है एवन फील्ड में रहने वाले लोगों की तरह अरबों रुपए के खांचे तो लगा के नहीं आए कि पाकिस्तान से पैसे चुरा के और डाके मार के निकल जाएं। तो वो तो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, हलाल की कमाई से ये जगह लेते हैं ना। हराम की कमाई जिसके पास हो वो इतने छोटे छोटे फ्लैट्स में थोड़ी रहता है। तो अब उनका कसूर यह है कि उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है तो इसको इजाज़त मिल गई होगी। अब इजाज़त किसने दी है? सिंध हुकूमत ने। इसमें बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत ने ऐसी गलत बिल्डिंग्स को बनने क्यों दिया। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर कोई गलत हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जाना है। सुप्रीम कोर्ट तो कोई सियासी जमात नहीं है, ना कोई वो तो कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर एक चीज़ इलीगल है तो वो इलीगल है, उन्होंने उसके खिलाफ फैसला दे दिया है। अब जो आईनी इदारे जब फैसला जब आ गया है तो आईनी इदारे जितने भी उसके लोग हैं, कमिश्नर कराची है या जो भी है, वो तो सिविल सर्वेंट रूल्स के तहत वो काम करते हैं और वो आईन पाकिस्तान के सामने जवाब दें हैं, वो तो कानून के मुताबिक अपनी अमलदारी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पीपल्स पार्टी पे है कि जिन्होंने सिंध के साथ ये किया है, ख़ासकर कराची के साथ, उसको अपना सगा नहीं समझा, उसको सौतेला समझा और कराची को वो एक शहर बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि जो एक सिटी ऑफ लाइट्स था, जो रोशनियों का शहर था, उसको अंधेरों का शहर बनाया। कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की। पानी की उसकी हालत देखें, उसकी कचरा कुंडी की हालत देखें। तो अब ये जो सूरत हाल इस वक्त है, इस पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसका कोई हल निकलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है वो तो कानून के मुताबिक उन्होंने दिया है। अब जो सरकारी इंतज़ामिया है वो मजबूर है, उन्होंने उस पर अमल करना है।
लोगों को भी मसला है। असल में मैं अगर मेरे से पूछें, इसमें असल मुजरम सिंध की हुकूमत है जिसने एक गैर कानूनी बिल्डिंग क्यों बनने दी। जहां तक बात की है हमारे भाई खुर्रम दस्तगीर साहब ने, इनको हर चीज़ में इमरान खान साहब नजर आते हैं। मुझे तो लगता है किसी दिन ये गिला ना कर दें कि जो रसीदें ये पेश नहीं कर सके, तो इमरान खान साहब जो 7-8 महीने अपनी रसीदें दे रहे थे, तो साथ में मियां साहब की भी रसीदें दे देते ताकि इनकी जान छूट जाती। कि ये गिला हमसे कल ना शुरू कर दे, उनके आर्गुमेंट में वजन तो है अली मोहम्मद खान साहब, उनके आर्गुमेंट में वजन तो है। वो तो एक दो जो है मुख्तलिफ नजीरें जो है वो बयान कर रहे हैं। लागू करना है जो अवाम पर लागू होगा, ये हमें किसने भाषण दिया है 1500 दफा? तो जब एक ताकतवर शख्स है उसके लिए जो इदारा उसके जेर है, उसको नए कवानीन बनवाकर 12 लाख में जो है वो 300 कनाल रेगुलराइज हुए, तो अगर आप नस्ला टावर को भी कह देते कि जनाब ठीक है बनी गाला की तरह आप भी 12-12 लाख रुपए दे के रेगुलराइज कर ले, तो गालिबन मिसाल मौजूद है ना जी अली मोहम्मद साहब, वो कह रहे मिसाल मौजूद है इसकी। जो रियायत ताकतवर को दी गई है वो नस्ला टावर के अवाम को नहीं दी गई। जी अली मोहम्मद साहब वो कह रहे मिसाल मौजूद है, नज़ीर मौजूद है इसकी, हो सकता है ऐसा। पता नहीं हम जब एवन फील्ड की बात करते हैं तो इधर उधर से चीखें बड़ी सुनाई देती हैं। रसीदों की मैं कहता हूं ये रसीदों का कॉन्सेप्ट, कभी कोई मैं आपके प्रोग्राम में करारदाद पेश करता हूं, इनको रसीदों से बड़ी चिढ़ है। जैसी रसीदों की बात करते हैं चीख आनी शुरू हो जाती है। जब कोई चीज लेते हैं यार, कोई अब जोराबे भी लेते हैं तो रसीद आपके पास होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ले लेते हैं, बड़े बड़े असासे ले लेते हैं, रसीद कोई नहीं। कतरी खत आते हैं या कतरी खत आते हैं या कैलिबरी फॉन्ट आती है, कतरी खत आते हैं या कैलिबरी फॉन्ट आती है। तो भाईजान हम क्या करें, हलाल के पैसों से चीजें लिया करें ताकि रसीदें भी आपके पास हों। वैसे रसीदें इनके पास होती हैं लेकिन जैली रसीदें होती हैं। जी जमीन की बात की, उसका जवाब दें कि वो 12 लाख में 300 कनाल कैसे रेगुलराइज हुआ, जो यहाँ 1100 स्क्वायर यार्ड जो है वो रेगुलराइज नहीं हो रहा। ये जवाब देना कि 12 लाख में 300 कनाल कैसे रेगुलराइज हो गया, इसका जवाब देना हुकूमत आप है। कोई हल निकाले अली मोहम्मद साहब, जिस तरह बनी गाला का निकला, कराची नस्ला टावर का भी निकाले कोई हल। आप इतना गुस्सा ना करें ना सर। चले मैं आपसे वादा करता हूं जब भी खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में होंगे, ना मैं एवन फील्ड के फ्लैट्स की बात करूंगा कभी, ना मैं रसीदों की बात करूंगा, ना मैं कैलिबरी फॉन्ट की बात करूंगा, ना मैं कभी इसकी बात करूंगा कि हुजूर लेकिन वो जो सवाल तो जरूर करूंगा कि मेरे पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी असासे नहीं है। जहां तक बनी गाला की बात है, चले उस पर बड़ा इनको तकलीफ है, जरा बनी गाला पे आ जाते हैं। 5 साल इधर किसकी हुकूमत थी? 1 मिनट समर साहब, 5 साल किसकी हुकूमत थी? सर वो जरा बनी गाला का बता रहे हैं, जरा खुर्रम साहब जरा मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आगे जी खुर्रम साहब सुन ले जरा उनको, रिलैक्स बनी गाला का बताने लगे। जी जरा बताएं बनी गाला का बताएं, जरा बनी गाला का बताएं, जरा बनी गाला का बताएं जरा। समर साहब मुझे 1 मिनट बताता हूं, मुझे बताएं समर साहब 2013 से 18 तक यहाँ किसकी हुकूमत थी पाकिस्तान में? PMLN की। बिल्कुल ठीक है। बनी गाला जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद के खुरब जवाहर में है, वहाँ उसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं थे। अगर तो इमरान खान साहब का घर जो है वो कानून के खिलाफ था, जाके गिरा देते। वहाँ पे सिर्फ इमरान खान नहीं, किसी के भी घर के लिए रूल रेगुलेशन नहीं बने हुए थे उस तरह से, जिस तरह से एक नॉर्मल जिस तरह CDA के एरिया में होता है। रूल रेगुलेशन बने जिसका फ़ायदा सबको पहुँचा, इमरान खान साहब को भी पहुँचा, सबको पहुँचा। क्योंकि अगर किसी इलाके में आबादी हुई है और उसके लिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं है तो उसका काम है कि आपकी वहाँ की सूबाई या मरकजी हुकूमत उसके लिए बनाए। अब कराची का जहाँ तक मसला है तो साहब को मैं बताना चाहता हूं, कराची में इत्तेफाक से आपके दोस्तों की हुकूमत ये पीपल्स पार्टी वालों को कहें उसके रूल रेगुलेशन बनाने, आपके साथी हैं उनको कहें ना, उनको कहें। चले मैं जरा कायरा साहब से पूछे तो ये बताइए। चले तो मुझे क्या कह रहे हैं आप, वो नहीं बताएंगे, बनी गाला का नहीं बताएंगे सर। एक ही थाली जो आप एक ही थाली के चलते बैठे हैं, मैं जरा कायरा साहब से, हम तो कायरा साहब से बात कर लेते हैं, कोई हल की बात है। कायरा साहब शुक्रिया, 2023 के बाद उधर बनाएंगे क्योंकि इंशाल्लाह 2023 के बाद हमारी हुकूमत आने वाली है सिंध में। अच्छा सिंध में आपकी गवर्नमेंट आने वाली 2023 में, आप तब जाके कायरा साहब ये कह रहे हैं उसके लिए सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट कह रहे हैं जिम्मेदार है जी। आज नस्ला टावर के मकीनों के साथ जो कुछ हो रहा है, कोताही बरती वहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, जो भी हुआ वहाँ पे। लेकिन अब ज़ाहिर हमने आगे हल की बात करनी है, सोल्यूशन की बात करनी है। माजी को पीटने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।
उनकी आबादकारी करनी है। अब जो 44 खानदान वहाँ से मुतासर हुए हैं, कोई सिंध गवर्नमेंट करेगी कंपनसेट उन्हें, कोई ज़मीन दे, कोई घर दे? अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बिजनेसमैन भी इकट्ठे हो गए, ताजर भी इकट्ठे हो गए, सारे वहाँ पे जो बिल्डर्स हैं वो इकट्ठे हो गए, सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, वहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, कोई हाल नहीं बता रहा उसका। ये गुजारिश ये है कि नस्ला टावर्स का इशू किसी सूबाई हुकूमत के फैसले की बदौलत तो नहीं बना। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमोटो केस में उसके ऊपर एक फैसला दिया है और उस पर बड़ी सख्त पोजीशन ली है, और उसके बाद अपने फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बारहा सिंध गवर्नमेंट को फिर आखिरी वार्निंग दे दी। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला ना माने। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नस्ला टावर्स के मकीनों को कंपनसेशन मिलती है, वो भी एक अदालती फैसला है, उसके मुताबिक कंपनसेशन भी मिलेगी। कितनी कब देनी है, उसके ऊपर क्या स्टेटस है, ज्यादा बेहतर होता अगर आपने स्पेसिफिक जवाब लेना था तो आप सिंध हुकूमत के। मैं एक इन जनरल एक बात कर रहा हूँ, एक पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तनकीद हो रही है पार्टी पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जी कि वो आप उनको लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल अदालत का हुक्म है, उनको कंपनसेशन भी मिलेगी। और नस्ला टावर गिराने के ऊपर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बन रही है तो सूबाई हुकूमत तो अपने तौर पे फैसला नहीं कर रही, वो अपने किसी के साथ देने के लिए तो नहीं कर रही। अदालत का फैसला है, अच्छा हुआ बुरा हुआ इसका भी अदालत ने फैसला कर दिया। कौन गुनाहगार है उसके लिए क्या होना चाहिए इसका भी फैसला हो गया। अब इसके ऊपर जितनी कुछ चाहे अपनी गेमें डालता रहे, लेकिन असली तौर पर अदालत का फैसला आ गया है। गुनाहगारों को जो भी है उनको भी पकड़ने का कहा गया, उनको भी सजा दी जाए और इनको कंपनसेशन दी जाएगी, तो फैसला हो चुका। सर, जो नून लीग बात कर रही है, खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे हैं कि बनीगाला में खान साहब अगर 12 लाख में रेगुलराइज हो गया था, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू भी जो है यहाँ पे भी वो भी हो गया रेगुलराइज, तो कह रहे हैं ये भी अगर कोशिश की जाती ये भी हो सकता था। देखिए, गुजारिश ये है कि रेगुलराइज होना इशू नहीं है, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कोई इशू नहीं लिया। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर कैसे रेगुलराइज कर ले वो। दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब का बनी गाला जो था रेगुलराइज हुआ, जगह उनकी अपनी थी, वहां जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई तो उसका नक्शा पास नहीं था। बिल्कुल, वो पोस्ट इफेक्टिव डेट से उन्होंने नक्शा पास करा लिया, उसमें चले कुछ छोटा मोटा था भी, रेगुलरिटी भी हुई, लेकिन उसमें ये नहीं था कि स्टेट लैंड पे कुछ चीज डेवलप कर दी गई। बिल्कुल इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो था, वो जो मेरे इतला है, वो तो कई अरब, कोई 16 अरब रुपया का उनको फाइन हुआ। वहां भी इशू ये नहीं था कि वो इलीगल बना, गैर कानूनी तरीके से बना, बल्कि इशू था कि उसके पैसे कम दिए गए, प्रोसीजर शायद पूरी तरह नहीं अडॉप्ट हुआ लाइक दिस। तो अदालत ने उसके ऊपर उनको एक बहुत हैवी फाइन किया, तो उसकी असल कीमत से कई गुना ज्यादा था। लिहाजा दोनों केसेस के साथ इसका मुवाजना नहीं हो सकता, नहीं बनता। नस्ला टावर्स क्योंकि रोड के ऊपर बना है, बिल्कुल वहाँ रोड की जमीन उसके अंदर आ गई है। 780 स्क्वायर यार्ड से 1121 स्क्वायर यार्ड हो गया था। 341 स्क्वायर यार्ड जो है वो सरकारी लैंड पे जो कि सर्विस रोड के लिए रखी गई थी, उस पे वो कब्जा हो गया था, वो भी ऐड हो गई थी इसमें। बिल्कुल यही मैंने गुजारिश की ना, अदालत ने बिल्कुल है कि ये जो हुआ है ये बेसिकली गैर कानूनी तौर पे सरकारी जगह पे और रोड की जगह के ऊपर बनाना, उसको उन्होंने रेगुलराइज किया है और रेगुलर कहा है। ये दोनों बातें जो है ना 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में ये बात साबित आती है और ना बनी गाला। चले खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी तो इस पे तसल्ली हो गई होगी, मेरे हाथ से सेटिस्फाई होंगे। अब आप कायरा साहब ने जो बताया कि वो कह रहे हैं मामला ही डिफरेंट है, वो कब्जे की ज़मीन थी, ये कब्जे की ज़मीन खान साहब की नहीं थी, वो बिल्डिंग के डिज़ाइन के वाले से कोई मसला था। मेरे हाथ से अब हमें उस पे मेरा मसला अपनी जगह पर खड़ा रहेगा कि अगर 300 कनाल 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है, रेगुलराइज करने का मतलब है कि उसके अंदर कोई गैर कानूनी मामला था जिसको फिर कानूनी शक्ल दी गई। तो अगर 300 कनाल 12 लाख में हो सकता है, तो ये तो सिर्फ 2 कनाल था, 2 कनाल से जरा ऊपर ये जमीन है नस्ला टावर की। तो अगर 300 कनाल 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है, तो 2 कनाल तो फिर 2 लाख में हो जाना चाहिए था। लेकिन ये उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्क नहीं, देखिए एक बिल्डिंग बन गई है जिसमें 44 पाकिस्तान के शहरियों ने अपनी मासूमियत में और खरीदते वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि यह गैर कानूनी है, लिहाजा किसी ना किसी तरह तो आपने उनको रिलीफ देना है। उनके घर गिरा देने का मामला जो है
वो संजीदा है ना, कि आपने उनकी छतें गिरा दी हैं और बगैर इस चीज के कि भाई इसके ऊपर आगे किस तरह बढ़ना है और किस तरह कॉम्पनसेट करना है। कोर्ट को भी इसको यकीनी बनाना चाहिए था कि लोग बगैर छत के ना हो अपने खानदान। साहब एक अर्ज करूं? ठीक जी सर, क्विकली। समर साहब देखें, मुझे पता है इनको एक बीमारी है, बोग़्ज़ इमरान खान की बीमारी है इनको, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं। लेकिन देखें, क्या इनकी अगर ज़ाती ज़मीन हो और उस पर जाके कोई कब्ज़ा कर ले, बिल्डिंग बना ले, तो कल को क्या ये उसको अलाउ करेंगे कि हाँ यार ये रेगुलाइज कर लो क्योंकि तुमने घर बना लिया है, हालांकि वो गैर कानूनी ज़मीन हो? ये ऐसा नहीं होता। अगर बिल्डिंग बनते हुए कोई रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी इस तरह से हुई हो कि आपने 10 छत बनाए हैं, आपको 8 की इजाज़त है, या आपने बिल्डिंग कोड में कोई खिलाफ वर्जी की है लेकिन ज़मीन आपकी अपनी है, गैर कानूनी ज़मीन नहीं है, तो फिर आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर स्टेट लैंड है, जिस तरह अभी बहुत सी रेलवे की ज़मीनें और बहुत से और इदारों की, वापडा वालों की जमीनें लोगों ने कब्जा की हुई हैं, तो इस वजह से कि किसी ने घर बना लिया आप उसको दे देंगे? नहीं। हाँ, अगर उसमें कोई सुकम है, नक्शे अभी बता रहे हैं, अभी कोई रेगुलेशन में उसको अभी अली साहब को 32 के करीब मजीद ऐसी जगह आइडेंटिफाई हुई है। पता नहीं ये नून वालों को बोग़्ज़ इमरान खान तो था, आजकल बोग़्ज़ भी बहुत ज्यादा है, जजों से भी इनकी नहीं लगती है, एस्टैब्लिशमेंट से भी, वो जजों वाले मामले पे हम जा रहे हैं, कतरी खत से लगती है। हम ब्रेक के बाद जजों वाले मामले पे जा रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है कराची के अंदर सिर्फ नस्ला टावर तो एक नुक्ता आगाज है। शायद ये 32-33 इस तरह के और कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है कि लोगों को वहाँ से छोड़ना पड़ेगा और वो गिराए जाएंगे गैर कानूनी जो बने स्टेट लैंड के ऊपर या पार्क लैंड के ऊपर या रिफाई प्लॉट्स के ऊपर। एक कराची के अंदर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बात हो रही है मुबैना ऑडियो टेप्स की, इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी नून लीग अभी तक अपने पोजीशन पे कायम है कि उन्होंने कुछ नहीं करना, वो अदालत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ करे। बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। आज फवाद चौधरी साहब ने अदालत से ये मुतालबा किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक्शन ले, जो आज मुबैना ऑडियो टेप्स के हवाले से जो पूरा एक माहौल नून लीग ने बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि केसेस में फ़ायदा उठाने के लिए नून लीग का ये वतीरा रहा है कि वो इस तरह से प्रेशर डालते हैं इदारों पर, इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। जबकि मरियम नवाज साहबा का आज उन्होंने ट्वीट किया, वो कहती हैं कि साकिब निसार का एक एक लफ्ज़ हक़ाइक़ और पिछले चंद सालों में होने वाले वाक़यात से मुताबिकत रखता है और यही वाक़यात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे ना साकिब निसार इनकार कर सकते हैं, ना ही छुपा सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई अदालत उनको झुटला सकती है। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। वो साकिब निसार साहब से जवाब मांग रही हैं, अदालत से जवाब मांग रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद से कोई पटिशन नहीं कर रही। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नून लीग क्यों इस पर पटिशन दायर नहीं कर रही? नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर के आप भी इलाज गम नहीं कर रहे, यानी अपनी पार्टी का इलाज गम नहीं कर रहे, मियाँ साहब का इलाज गम नहीं कर रहे, सिर्फ तकरीर और ट्वीट्स ही कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कौन रोक रहा है इस मामले पे पटिशन दायर करने के हवाले से? पटिशन जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जुलाई 2018 का बयान है रावलपिंडी का, वो मरियम नवाज साहिबा अपनी पटिशन का हिस्सा बना चुकी है। मुस्लिम लीग ने इस सारे मामले में अभी तक सिर्फ एक वीडियो और ऑडियो रिलीज की थी जो जज अरशद मलिक मरहूम की थी। उस पर एक बड़ा अचंभा है कि उसके नतीजे में जज मरहूम अरशद मलिक साहब को अदलिया से निकाल दिया, हायर जुडिशरी ने एक्शन लिया और उनको निकाल दिया। लेकिन जो उससे अगला काम करना था कि अरशद मलिक जिस केस में मिसकॉन्डक्ट अदलिया ने एक्सेप्ट किया, एस्टैब्लिश किया कि हाँ जी इस शख्स ने मिसकॉन्डक्ट किया है, लेकिन जिस फैसले में मिसकॉन्डक्ट हुआ था उसको कलअदम करार नहीं दिया। कम से कम यही कर देते कि अच्छा जी ये फैसला जो हुआ था ये ट्रायल गलत हुआ है इस वीडियो की बुनियाद पे, जिसकी बुनियाद पे जज साहब पे मिसकॉन्डक्ट साबित हुआ। तो सर ये आप पिटीशन दायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर मजीद वीडियोस का इंतजार है? कुछ मजीद वीडियोस आने वाली हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कैप्टन सफ्तर साहब बता रहे हैं कि मजीद वीडियोस आने वाली हैं, कोई स्विमिंग पूल में पड़ा है, कोई कहां पड़ा है? दूसरी बात ये है, देखिए उसका इंतजार है या वैसे उसूली फैसला की करनी नहीं है पिटीशन? उसके बारे में नहीं, हमें तो आपके नाजरीन को साफ और सीधा गाइड करना है कि हमारे सामने अब 5 शवाहिद ऐसे आ गए हैं
जस्टिस शौकत सिद्दीकी के, मरहूम जज अरशद मलिक के, उसके बाद राना शमीम साहब का एफिडेविट और ये वीडियो, जिसमें सिर्फ एक जो है अरशद मलिक वाली वीडियो मुस्लिम लीग नून ने रिलीज की थी। ये ऐसे अब 4 शवाहिद हैं और 5वां जो पूरा काजी फायजीसा के ऊपर जो केस जिस तरह हुकूमत ने उन पर हमलावर हुई और उनको कई 1 साल के करीब उसका तो नून लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है सर, में घसीटा गया, तो नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो राना शमीम साहब की का एफिडेविट है और ये जो टेप है ये मोहतरम अहमद दुरानी साहब ने अमेरिका में रिलीज की है फॉरेंसिक ऑडिट करा के। इसी तरह की एक जो स्टोरी थी अहमद दुरानी साहब ने पिछले साल, आपको मालूम है, जनरल आसिम बाजवा के बारे में की थी। उस वक्त बहुत शोर उठा, लेकिन अभी तक उसकी कोई तरदीद बहरहाल सर इस पे आपको पिटीशन आप जब तक नहीं करेंगे तो कोई इस पे पेशरफ्त होना मुमकिन है, चूंकि अदालती फैसलों की सूरत में सजा हुई है। मियां साहब सबर साहब कबूल ही ना हो जाए, चले कबूल ही ना हो जाए, आपको उम्मीद नहीं है। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, ये जो फोरेंसिक की बात कर रही है, बार बार नून लीग कहती है कि फोरेंसिक हुआ है दुनिया की एक बड़ी रिनाउंड कंपनी से। इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी पीटीआई, पूरी गवर्नमेंट जो है वो साकिब निसार साहब के साइड पे खड़ी है, उन्हें डिफेंड कर रही है कि नहीं ये सब झूठ है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अब तकरीर का कुछ हिस्सा तो जो ऑडियो टेप आई उसका कुछ हिस्सा तो साकिब निसार साहब की माजी की तकरीरों से मैच कर गया था कि वहाँ से जुमले उठाए गए थे, लेकिन कुछ जुमलों का जो नून लीग कहती है कि मरीम नवाज को, मियाँ नवाज शरीफ को जमानत ना देना, उनके खिलाफ जो फैसले के हवाले से बात थी यहाँ पे दबाव की, वो चीज़ें वो कह रहे तकरीर के अंदर नहीं थी, तो फोरेंसिक इसका गवर्नमेंट खुद नहीं करा लेती कोई इसका, चूंकि अल्टीमेटली वो कह रहे थे कि बेनिफिशियरी आप थे इन सारे फैसलों के। समर अब्बास, मुझे आप एक बात बताएं, आपका अगर किसी घर पे क्लेम हो कि वो घर आपका है और मैं उसमें रहता हूं, और आपका ये क्लेम है कि असल में ये घर आपका है लेकिन मैं उसमें रहता हूं, तो क्या मैं अदालत में जाऊंगा कि मेरा अपना घर है और मुझे तंग ना करें, या आप अदालत में जाएंगे और कागजात देंगे कि जनाब मुझ पे केस करेंगे? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, जिसका क्लेम होता है वही जाता है। इनका क्लेम है ना कि इलेक्शन चोरी हुआ, इनको तो इतना बड़ा तुर्क का पता मिल गया, इनको तो जनाब जैकपॉट इनकी लग गई है, इनको तो वो सबूत मिल गए हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। अब हम इस पे हैरान है कि जनाब इलेक्शन आपका चोरी हुआ, सबूत आपको मिल गए हैं, अदालतें आज़ाद हैं, खुली हैं, आपके हक में भी फैसले आए, हमारे भी, जाएं वहां जमा करें, पिटीशन जमा करें, पैरों पे मेहंदी लगी है, वकला नहीं है। सर आप ही फोरेंसिक करा ले, उन्हें झूठा साबित कर दें, ऐसा वो प्रोपेगेंडा कर रहा है आपको आजकल एक और लेकिन भाई हमें क्या, हम फारिग बैठे हैं, हम कोई दुनिया में एक ही कोई काम है, हम बस इन्हीं पे फोकस करें। ये पाकिस्तान किसने चलाना है, इन्होंने वापस तो आने नहीं है। देखें इनका एक ही काम अब लग गया है कि वीडियो पे वीडियो लाना, ऑडियो निकालना, फेक ऑडियोज बनाना और फिर खुद भी तस्लीम करना कि मैंने रोका था। देखें एक है अमेरिका में, हॉलीवुड में वार्नर ब्रदर्स जो बड़े मशहूर मूवीज बनाते थे, स्टीवन स्पीलबर्ग वगैरह भी शायद उधर ही काम करते थे, एक थी वार्नर ब्रदर्स, ये हमारी अपनी है शरीफ ब्रदर्स। हर दफा आपकी नई वीडियोस, नई ऑडियोज, कोई किसी का भी, वैसे मैं समझता हूं इनको अब अपना जो है ऑफर करना चाहिए लोगों को। किसी का बड़ी हिट जा रही है ऑडियोज अली मोहम्मद खान साहब, बड़ी हिट जा रही है ऑडियो, किसी जज की निकालनी हो, किसी जज की वीडियो निकालनी हो, शरीफ ब्रदर इनकॉर्पोरेशन से राब्ता करें। देखिए ये इतने नॉन सीरियस लोग हैं अली मोहम्मद साहब, ये ऑडियोज बड़ी हिट जा रही है, आप जमा करें ना जी, पिटीशन करें। ठीक है, ये ऑडियोज बड़ी हिट जा रही हैं, आजकल लोग महंगाई भूल गए, मेरे ख्याल से ऑडियोज की तरफ लग गई सारी। पिटीशन करें ना, ठीक आप दुरुस्त कह रहे हैं, पिटीशन करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो महंगाई के मामले पर भी बात करेंगे कि ये जो ऑडियोज का तूफान है उसमें महंगाई का मामला जो है वो कहीं दब के तो नहीं रह गया, और जो गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ भी नहीं है, हालात ठीक हो रहे हैं, ऐसा ही है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दर्शक नाज़रीन, बात कर लें, अब हुकूमत ने ज़िमनी बजट लाना है, जो IMF के साथ डील हुई है उसे मंजूर करना है, जो टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो ला रही है गवर्नमेंट। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रोक पाएंगे गवर्नमेंट को यहाँ पे, चूँकि अब तो वो जो सपोर्ट की आप बात करते थे पॉपुलर शायद वो नहीं रही इस मरतबा, तो आप रोक सकते हैं, गिरा सकते हैं? सर आपकी ऑडियो खोलिएगा, अपनी माइक अपना खोलिएगा। इमरान खान की नालायकी, बदइंतजामी और माफिया सरपरस्ती की वजह से अपोजिशन को एक मौका अल्लाह दे रहा है कि वो फाइनेंस बिल पर हुकूमत को डिफीट करें, और हम पूरी इस पे अपनी कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो कि गरीब दुश्मन और तरक्की दुश्मन साबित हुई है पाकिस्तान के लिए, वो ये जो IMF की डिक्टेशन लेकर
हमारे गले काटने का जो प्रोग्राम है सही उसको अपोजिशन नाकाम करेगी और उसमें पीडीएम के साथ मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और एएनपी भी शामिल होंगे। इमरान खान साहब का तो वतीरा है कि चोर मचाए शोर। ठीक, एक तरफ खुद 20,700 वो जो गवर्नमेंट के 22-23 लोग आप कह रहे हैं आपके साथ राब्ते में हैं, वो साथ देंगे आपका इस मरतबा? जी, पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूं कि इमरान खान साहब चोर मचाए शोर का वतीरा है। खुद 20,700 अरब के कर्जे लिए 3 सालों में। अब कहते हैं कर्जों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। आप कह रहे हैं ये बात सबको नजर आ रही है। ठीक है, इंशाल्लाह कौमी असेंबली में भी ये तमाम लोग जो अली मोहम्मद खान साहब तैयार हो जाए, हकमियत के जनाजे को कंधा देने के लिए अली मोहम्मद खान साहब तैयार हो जाए जनाब। बड़ा आपके लिए एक चैलेंज आ रहा है, ये जो मनी बिल आपने पास कराना है ज़िमनी, और इसमें तो अब आप 20 नवंबर के बाद शायद वो सपोर्ट भी जो अपोजिशन क्लेम कर रही है वो नहीं रही जो पहले थी आपके साथ। बंदे कौन पूरे करेगा? देखें, जहाँ तक चैलेंज का ताल्लुक है, डरना वरना तो कोई नहीं है। देखें, इंसान उससे डरता है, मैं उस आदमी से डरूंगा जो मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ पे मेरे से ज़्यादा यकीन रखता है। यानी कि अगर इमरान खान साहब से कोई बड़ा या ज़्यादा ईमानदार आदमी आ जाएगा तो हम डर जाएंगे कि यार हम तो जिस चीज़ पे खड़े थे। अब जिन लोगों ने मुल्क के साथ ये हालत की है, आप कह रहे हैं इनसे डरें, फलाना करें। देखें, इनका एक राइट है कि अगर मिनी बजट आता है वो कोशिश करें, हमें उसमें फेल करें। वो कोशिश ये पहले भी करते रहें, इंशाल्लाह इस बार भी इनको जो है मुँह की खानी पड़ेगी। बाकी जहाँ तक IMF का प्रोग्राम का ये चीज़ों का ताल्लुक है कि मेरे बड़े भाई को कोई चीज़ दे दें जिससे यादाश्त ताज़ा हो जाए। IMF में तहरीक इंसाफ नहीं गई पहली बार, ये कई बार ये लोग जा चुके हैं और हम अपनी खुशी से नहीं गए। इन्हीं के कारनामों की वजह से हमें जाना पड़ा। लेकिन अभी जो प्रोग्राम है, हमारी कोशिश होगी कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, माजरत खाओ, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। एक बुरी खबर है और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई। ज़्यादा बुरी खबर है कि कोरोना की नई किस्म, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ गया है जनूबी अफ्रीका से, और ये पहले के वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक बताया जाता है। पूरी दुनिया फिर से पाबंदियों की जद में आ रही है। पाकिस्तान ने भी हांगकॉन्ग समेत 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इसलिए वो लोग जो अफ्रीकी ममालिक की तरफ सफ़र कर रहे हैं वो गुरेज करें, और साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, चूँकि जो नया वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है इंसानी ज़िंदगी के हवाले से। अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं, वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द ज़रूर करवाएं। आज की शो में इतना, जल्द दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।